नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कि आर्क लैंप क्या होता है, क्योंकि अपना जो चैप्टर चल रहा है वह इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति का चैप्टर चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने लगभग सभी लैंपों का अध्ययन कर लिया। कोई एक दो लैंप और बचे हैं, जिनमें से आज की इस वीडियो में आर्क लैंप का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आर्क लैंप का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, इसमें आर्क के साथ रोशनी उत्पन्न कैसे होती है, इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, इसकी वर्किंग क्या रहेगी, इसकी संरचना क्या होगी, और संरचना के आधार पर यदि आर्क के इलेक्ट्रोड प्रयोग होते हैं तो उस लैंप को प्रचालित करने के लिए क्या परिवर्तन करेंगे, किस प्रकार इसका संपूर्ण वर्गीकरण होता है, सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने जब भी अपने नोट्स बना रखे, जारी कर रखेंगे, वो जारी रखें और अपने नोट्स में अपडेट करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम अभी जस्ट आने ही वाली है, विज्ञप्ति जस्ट आने वाली है। हो सके तो इस दिसंबर के महीने भी जारी हो सकती है, इसलिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दो। और अपना जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, कोई एक दो चैप्टर और बचा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं आर्क लैंप के बारे में। ये रहेगा अपना आर्क लैंप। अब आर्क लैंप किस प्रकार का लैंप है ये देखना आपको एक तो, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि लैंपों की कैटेगरी क्या है, लैंपों की कैटेगरी के बारे में देखा था। तो आर्क लैंप आज देख लेते हैं। ये देखेंगे आर्क लैंप। अब एक नाम से आप समझ गए होंगे, आर्क का मतलब कि चिंगारी उत्पन्न होना। आर्क का मतलब चिंगारी उत्पन्न होना, चिंगारी उत्पन्न होगी, वहां पे आर्क उत्पन्न होगी। उस आर्क के कारण क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा या आपको प्रदीपन मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना कि इस आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया, कब हुआ, सन 1808 में हुआ। किसने किया, सर हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया। ये था विज्ञान, सर हेम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया। कब किया, 1808 में। कब किया, देखिए दो इलेक्ट्रोडों को पास में रखा और पास में रखा तो उनमें क्या हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुई। तो सर हेम्फ्री डेवी ने देखा कि क्यों नहीं इस चिंगारी को यूज किया जाए, कि इस चिंगारी को एक स्पेशल तौर से अलग दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए उस लैंप का उसी से निर्माण कर दिया कि इसमें प्रकाश उत्पन्न होने की संभावना है और प्रकाश उत्पन्न होगा। तो कैसे होगा देखो, अब आर्क लैंप क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड लेंगे, समझना, दो इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, दोनों को टच करवाएंगे, जैसे वेल्डिंग करते हैं। अब वेल्डिंग का रूप देखना, वेल्डिंग लेते हैं, वेल्डिंग ऐसे टच करते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है, मतलब कि वहाँ पे आर्क उत्पन्न होती है। आर्क उत्पन्न से दो जो धातु हैं वो आपस में पिघल जाती हैं और चिपक जाती हैं। उसी प्रकार यहाँ है, लेकिन यहाँ दो धातु वो नहीं लेंगे जो चिपक जाएंगे, यहाँ लेंगे कार्बन की, चिपके नहीं आपस में, क्योंकि पास ले जाएंगे दूर ले जाएंगे, पास ले जाएंगे दूर ले जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, स्पार्किंग होगी। यदि कुछ धातु ले लेंगे तो चिपक जाएगी वहाँ से, फिर दूर लेंगे तो फिर वहाँ पे नुकसान होगा। तो आर्क लेंगे, आर्क मतलब कि कार्बन के इलेक्ट्रोड लेंगे। तो इस लैंप की मैं आपको थोड़ी सी संरचना दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होंगे, पूरी संरचना बताऊँगा आपको। एक इलेक्ट्रोड आपका ये रहेगा, बिल्कुल नुकीलेदार रहेंगे, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड आपका ये रहेगा। अब आप लोग देख रहे हो सामने दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रोड मोटा ज़्यादा है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कम है। ये ऐसे इलेक्ट्रोड होंगे। दोनों इलेक्ट्रोड किसके रहेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन के रहेंगे। ठीक है, अब इस लैंप को आप एसी से प्रचालित कर सकते हो और डीसी से कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना। इस लैंपों को पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास ले जाएंगे, कितने mm के मीटर पर इसकी दूरी, दोनों इलेक्ट्रोड की दूरी क्या रहेगी वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसको मैं आप कहोगे इसको संयोजित करें, देखो सप्लाई से यहाँ इसको संयोजित करेंगे, आप इसको डी से भी संयोजित कर सकते हो, एसी से भी संयोजित कर, बस यही और कुछ खेल नहीं यहाँ पे। ये है किसके, कार्बन के इलेक्ट्रोड रहेंगे, याद रखना है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन के रहेंगे। और कार्बन की विशेषता आप लोग जानते हो कि कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, मतलब कि ये गर्म होंगे तो प्रतिरोध घटेगा। इस विशेषता को आप लैंप पढ़ रहे हैं ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी धातु को यदि गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है बढ़ता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सभी चालक धातुओं का प्रतिरोध टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, धनात्मक होता है, उनको गर्म करेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन ठोस में देखा जाए तो कार्बन ऐसे धातु है जिसको गर्म करने से प्रतिरोध घटता है। ये कुछ अपवाद के तौर पे आता है, चालक धातु में आता है। उसी प्रकार इस विशेषता को ध्यान रखना। अब आपको ये दिखाता हूँ, दोनों कार्बन के हैं, यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ रिफ्लेक्टर लगा देंगे कि ये रोशनी दोनों साइड से, ये लगा दिया रिफ्लेक्टर, तो ये यहाँ से क्या होगा, रोशनी एक साइड से जाएगी। ठीक है ना, यहाँ क्या होगी, स्पार्किंग उत्पन्न होगी, दोनों को पास ले जाएंगे। अब आपको ये देखना कि दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन के हैं। मैं लिखा दूँ आपको कि इसकी संरचना में क्या होगा, इलेक्ट्रोड रहेंगे, क्या रहेंगे, याद रखना, इलेक्ट्रोड रहेंगे, क्या रहेंगे, कार्बन के रहेंगे इलेक्ट्रोड। एक तो ये देखना जरूरी है, कितने रहेंगे, दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, दो नोच। ये लिखना कि इसकी संरचना में दो कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, कैसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
एक इलेक्ट्रोड कैसा रहेगा, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, एक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड रहेंगे एक एक, ये ऋणात्मक का रहेगा या धनात्मक का रहेगा, वो कंडीशन देखी जाएगी। आपको बताऊंगा कंडीशन क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ दोनों को पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगी, स्पार्किंग उत्पन्न होगी, यहाँ स्पार्किंग उत्पन्न हुई है, क्या है, स्पार्क है, कहने का मतलब आर्क है, ये आर्क उत्पन्न होती है यहाँ पे। इसको पास और दूर ले जाते हैं, पास दूर ले जाने का काम या तो मैनुअल करते हैं या किसी मशीन के तो इसी मोटर द्वारा करते हैं कि उसको पास दूर ले जाती रहे और यहाँ पे स्पार्किंग होती रहे। अब ये देखना कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, याद रखना मेरी बात, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी लिख लेना, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या होती है, काफी बार पूछा जा सकता है आपसे, बीच की दूरी क्या होती है, 0.6 सेंटीमीटर होती है। याद रखना कितनी रहेगी, 0.6 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब आपको देखना है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 0.6 सेंटीमीटर है। अब इसको एसी से चलाएं या डीसी से चलाएं या किससे चलाएंगे वो भी देखना जरूरी है, लेकिन ये देखना कि प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। आपसे काफी बार पूछा गया है कि कार्बन आर्क लैंप में प्रकाश किस प्रकार डिवाइड होता है, सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आपको ये देखना है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को पास दूर ले जाने का काम कौन करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को कुछ क्षण के लिए पास ले जाएंगे, फिर दूर करेंगे, फिर पास ले जाएंगे, फिर दूर करेंगे, तो ये इससे क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी, आर्क उत्पन्न होगी, जो कि आपको एक रोशनी उत्पन्न करके देती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक बात और कि दोनों इलेक्ट्रोडों को कुछ क्षण के लिए पास ले जाते हैं, कुछ क्षण के लिए पास लाकर फिर अलग कर दिया जाता है। लिख लेना, दोनों इलेक्ट्रोडों को कुछ क्षण के लिए पास लाकर दूर कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आर्क उत्पन्न होती है। लिखना, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आर्क उत्पन्न होती है। ये आर्क क्या करती है, ये आर्क, अब लिखाता हूं, ये आर्क वो बात लिख रही है, ये आर्क क्या करती है, या चिंगारी उत्पन्न होती है, क्या करती है, ये चिंगारी आपको प्रकाश उत्पन्न करती है। ये चिंगारी क्या करती है, प्रकाश या प्रदीपन उत्पन्न करती है, प्रदीपन उत्पन्न करती है, ये देखना जरूरी है, प्रदीपन उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है चिंगारी। अब देखो दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रोड तो ये है, एक माना कि यहां मैं लिख देता हूं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दो लिख देता हूं यहाँ पे, सोचना मेरी बात को। तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है, तीव्र प्रकाश उत्पन्न किसके सिद्धांत पर हुआ, आर्क के उत्पन्न, स्पार्किंग के ऊपर, और ये लैंप इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिख लेना, ये इसी सिद्धांत, ये लैंप इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से, आर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ये देखना कि ये लैंप किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा, आर्क उत्पन्न होने के सिद्धांत पर कार्य करेगा, इसी से रोशनी उत्पन्न होती है। अब आप लोगों को माना कि यहाँ 100% 20 ल्यूमेन प्रति वाट की रोशनी उत्पन्न हुई, जितनी भी मतलब कि आपकी 0.3 से 0.6 कैंडल पावर प्रति मतलब कि वाट कैंडल पावर हुई। अब माना कि 100% रोशनी उत्पन्न है, देखना 100% रोशनी उत्पन्न हुई तो किसके इसके द्वारा कितनी रोशनी उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, इसके द्वारा कितना होता है, आर्क के द्वारा कितना होता है। यही प्रश्न मैंने काफी बार देखा है, यही क्वेश्चन देखा है कि इसमें रोशनी का डिवाइडेशन कैसे होता है। अब आपको बताता हूँ रोशनी का डिवाइडेशन कैसे होता है। देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि आर्क लैंप में कुल प्रदीपन की बात करता हूं, आर्क लैंप की कुल प्रदीपन, आर्क लैंप का कुल प्रकाश मान लो या प्रदीपन मान लेते हैं, कितना होता है, कुल प्रकाश या प्रदीपन कितना होता है उसको देखना जरूरी है आप लोगों को। अब देखो ये आपका ये छत्र पर लिख रहा है आपको, डीसी पे चलाएंगे, डीसी पे चलाएंगे, लगभग डीसी पे चलाते क्योंकि 60 से 40 वोल्ट तक कार्य करता है। 60 से 40 वोल्ट डीसी का प्रयोग कर, लगभग डीसी पर प्रयोग कर सकते हैं, लगभग डीसी पर ही प्रयोग होते हैं, लेकिन एसी पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं कि एसी पर नहीं कर सकते। आपको दोनों चीजें बताऊंगा आप लोगों को मैं। माना कि ये देखो इसका क्षेत्रफल अधिक है तो ये पॉजिटिव, डीसी पे काम करेंगे तो पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 85% प्रकाश, लिख लेना 85% प्रदीपन की बात करता हूँ या प्रकाश की बात करता हूँ, धनात्मक इलेक्ट्रोड से होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होता है, क्योंकि पॉजिटिव होने के कारण ये आयनीकरण होता रहेगा और लगातार कंटिन्यू जलता रहेगा। एक तो आती है। और 10% प्रकाश की बात की जाए, 10% प्रकाश की बात की जाए तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से होता है, 10% प्रदीपन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से होता है। 85 10 95 5% फंसा है। 5% क्या होगा, 5% इस आर्क से उत्पन्न होता है, 5% प्रदीपन आर्क से उत्पन्न होता है। ये डिवाइडेशन इसका ध्यान में रखना। ये यहाँ पे का 100% प्रकाश मिलने वाला है
और यहाँ पे क्या लगेगा, रिफ्लेक्टर लगा देंगे। ये क्या है, रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर से प्रकाश एक दिशा में जाएगा तो संपूर्ण प्रकाश एक दिशा में जाएगा तो अच्छी रोशनी मिल जाएगी आपको, अच्छी खासी रोशनी मिल जाएगी आपको। ये तो थी बात इसकी पूरी, इसकी मतलब की एक संरचना थी और प्रकाश का डिवाइडेशन था। अब आपको दिखाता हूँ इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, किस प्रकार रोशनी उत्पन्न होती है और किस प्रकार प्रकाश उत्पन्न होता है, आर्क उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आपको दिखा, आपको मन ये नहीं लगाया, आपको होगी सर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, चलो यहाँ रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। लेकिन डीसी के लिए रेजिस्टेंस होगा और एसी के लिए यहाँ पे एक इंडक्टर लगाएंगे, वो आपको बताऊंगा लास्ट में कि एसी से चलाएंगे तो क्या लगाएंगे और डीसी से चलाएंगे तो इसके श्रेणी में क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तब तक आपको इसका दिखाता हूँ वर्किंग कैसे काम करता है। वर्किंग दिखा देता हूँ आप लोगों को इसकी, ये किस प्रकार कार्य करता है। अब देखो वर्किंग में आप लोग पता है, मैं चलो मैं यहाँ डीसी के लिए एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, फिर लास्ट में दिखा दूँगा क्या रेजिस्टेंस लगा देता हूँ डीसी के लिए। डीसी पे प्रयोग कर रहे हैं। आर्क लैंप को जब एसी सप्लाई से संयोजित करेंगे, माना कि डीसी से में संयोजित कर दें, डीसी से संयोजित करेंगे, प्लस और नेगेटिव लगा दिया, तो लिख सकते हैं जब आर्क लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, ठीक है, फिर दोनों को पास लाकर दूर किया जाता है, क्योंकि आपको सप्लाई से संयोजित करेंगे फिर पास लेके आएंगे। कितनी दूरी मेंटेन रखेंगे, 0.6 mm, 0.6 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन रखेंगे। यहाँ पे इस दूरी पर इनको रखेंगे, फिर दूर ले जाएंगे, फिर पास लेके आएंगे। फिर यदि नहीं रखेंगे 0.6 पर आर्क उत्पन्न हो ही जाएगी, 0.6 आर्क उत्पन्न हो जाएगी, 0.6 दूरी की मेंटेन रखकर इसको पास ले जाएंगे। फिर देखो क्या होता है इसमें, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव, ये नेगेटिव है। देखना मेरी बात कि जब आर्क लैंप को एसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है, फिर इनको 0.6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पास लाया जाता है, दूर रखा जाता है, पास लाकर अलग किया जाता है। तो फिर क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यहाँ से क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। बोलो, क्योंकि दूरी मेंटेन होगी और यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो यहाँ हवा से और इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। तो लिख सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं, प्रवाह होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हवा में से प्रवाह, ये क्या है, अंदर बीच में हवा है, ये क्या रहेगा, एयर गैप, और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको सर गैस नहीं, खुले में रहता है, ये हवा है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड प्योर हवा में होते हैं और यहाँ बीच में क्या है, दोनों के स्पेस में क्या है, वायु है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, लिखना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन हवा में से प्रवाहित होते हुए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं, बिल्कुल जाएंगे। और क्या करेंगे, ये इस हवा को आयनीकृत कर देंगे, इस वायु को आयनीकृत करेंगे, इस दोनों के बीच में जो हवा है उसको आयनीकृत कर देंगे। लिखना, ये इलेक्ट्रॉन इस हवा को आयनीकृत कर देंगे, इसके अपने भागों में तोड़ देंगे और आयनीकृत करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर्क उत्पन्न होती है। आयनीकृत करेंगे तो वायु में से धारा, क्योंकि धारा कहाँ से प्रभावित होगी, फिर धारा यहाँ से जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, धारा यहाँ से जाएगी, मतलब कि आवेश जा रहा है, कूलम्ब जा रहा है, धारा जाएगी यहाँ से, धारा जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से पूरी हवा आयनीकृत हो जाएगी और आयनीकृत होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस आयनीकृत इस हवा के परमाणु से टकराएंगे और वहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि विद्युत धारा हवा में से प्रवाहित होकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है और जिससे हवा आयनीकृत हो जाती है और वहाँ पे आर्क उत्पन्न होती है। ये क्या होगी, फिर आर्क उत्पन्न हो जाएगी, ये इसकी प्रोसेस रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी। अब आपको पता है आर्क उत्पन्न होगी तो वहाँ पे एक अच्छी खासी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे एक हीट उत्पन्न होती है। यहाँ पे आर्क के साथ क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी। उस हीट से क्या होगा, आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। हीट होगी तो ये इलेक्ट्रोड गर्म होगा, ये इलेक्ट्रोड गर्म होंगे, तो क्या होगा वहाँ पे आगे देखो क्या होगा, आर्क उत्पन्न होती है। आर्क से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हीट उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। अब आपको पता है इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल अधिक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड गर्म होंगे। देखना, इलेक्ट्रोड गर्म होंगे। अब कितना टेम्परेचर जाएगा इसका, तो जाएगा लिखना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का तापमान कितना जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का तापमान 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ये इतना गर्म हो जाएगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात की जाए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का तापमान, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का तापमान 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। ये यहाँ पे दोनों इतने गर्म, ये 3500 डिग्री से सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होगा और ये होगा
2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होगा। दोनों का तापमान इतना हो जाएगा। अब आपको पता जिसका तापमान अधिक होता है, सोचना, जिसका तापमान अधिक होगा, जो अधिक गर्म होगा, वो अधिक जल्दी खपत होगा, अधिक जल्दी खपत होगा। लेकिन एक कंडीशन और उत्पन्न होगी यहाँ पे। देखो आपको पता है कि कार्बन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। आपको पता है गर्म होगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये दोनों की दोनों गर्म हुए तो बताओ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस घटा कि बढ़ा? दोनों इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस घट चुका है। अब घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, ज़्यादा जलेंगे। तो इस धारा को कंट्रोल कौन करेगा? धारा को भी कंट्रोल करवानी है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड के गर्म होने से उनका रेजिस्टेंस घट जाता है। लिख लेना यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड के गर्म होने से उनका रेजिस्टेंस भी घट जाता है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। एक कंडीशन ये उत्पन्न होगी यहाँ पे, सारी बातें बताऊंगा उनके एक कंडीशन, क्योंकि गर्म होते हैं इनका रेजिस्टेंस घटेगा और आर्क लैंप की धारा बढ़ेगी। तो क्या होगा? आई का मान बढ़ेगा। एक कंडीशन ही आ गई, आई का मान बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करवाना है। एक तो आई का मान कंट्रोल कब? क्योंकि ये गर्म होने रेजिस्टेंस घटेगा। तो इसलिए एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, मैंने डीसी की बात करूँ, एसी की बात नहीं कर रहा हूँ। डीसी में क्यों मैंने डीसी लगा रखी? एसी लगाएंगे तो आपको एसी की कंडीशन बताऊंगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा देखना, क्योंकि आई बढ़ेगी और इनमें आर्क ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो क्या होगा? ये दोनों खत्म होने में इनकी खपत होगी। धीरे धीरे आर्क से क्या होगा? दोनों की स्पार्किंग होगी, धीरे धीरे इनकी क्षेत्रफल, उनकी लंबाई घटती है, इनका क्षेत्रफल घटता जाता है। ये खपत होती है इनकी, इन दोनों की खपत होनी शुरू हो जाती है। ये भी खपत होगी, ये भी खपत होगी, धीरे धीरे ये कम होने शुरू हो जाते हैं। टूट के नीचे गिर जाएंगे, इनका वाष्पीकरण हो जाएगा, जल जाएंगे, जल के नीचे गिर जाएंगे, तो ये खपत होनी शुरू हो जाएगी इनकी। तो खपत किसकी अधिक होगी? आपसे ये पूछा जाएगा कि आर्क लैंप को जब डीसी से संयोजित किया जाए तो कौन सी इलेक्ट्रोड की खपत अधिक होती है और क्यों होती है? समझ गए? तो यहाँ इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की खपत नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दोगुनी हो जाती है। लिख लेना यहाँ पे एक चीज और आ गई, यहाँ पे एक लिखने वाला गई कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की खपत इस कंडीशन के बाद में क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की खपत नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दोगुनी होती है। यहाँ से यदि 1% कम होता है, घटता है, तो ये 2% घटेगा। ये 2% घटता है तो 4% घटेगा, 3% घटता है तो 6% घटेगा, दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब आप लोग समझना कि जब दोनों की खपत एक से दुगुनी हो रही है तो यदि दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिया जाए तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लैंप काम नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? लैंप दोनों इलेक्ट्रोड बराबर मात्रा में खत्म हो, दोनों इलेक्ट्रोड बराबर मात्रा में खत्म हो गए, आर्क लैंप डैमेज हो, तो ऐसा क्या करें? इन दोनों इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल 1 से अधिक रखा जाए। इसका कम रखा जाए, इसका 2 है, इसका 4 रखा जाए, इसका 3 है, इसका 6 रखा जाए, डबल रखा जाए। तो यही पूछा जाता है। एक कंडीशन आती है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगातार जलता रहता है। क्यों खपत होगी? दोगुनी क्यों होती है? क्योंकि एक कंडीशन और आती है यहाँ पे, क्योंकि लिख लेना, क्योंकि एक कंडीशन होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगातार जलता रहता है। पॉजिटिव के होने के कारण लगातार जलता रहेगा, लगातार जलता रहता है। एक कंडीशन ही आती है। उन दोनों के कारण क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल भिन्न रखा जाता है। कैसा रहेगा? इसलिए एक कंडीशन और लिखा देता हूं यहाँ पे, मैं इस कंडीशन को बता देता हूं, एक कंडीशन और लिखा देता हूं आप लोगों को यहाँ पे, भिन्न रखा जाएगा। अब कैसा रखा जाएगा? इसलिए लिख लो, इसलिए डीसी लगाई है, डीसी के लिए भिन्न रखा जाता है। डीसी सप्लाई पर प्रयोग होने वाले आर्क लैंप, डीसी सप्लाई के बाद डीसी सप्लाई पर प्रयोग होने वाले आर्क लैंप की यदि बात की जाए तो धनात्मक इलेक्ट्रोड, मैं लिख देता हूं धनात्मक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से 2 गुना रखा जाता है।
कैसे रखेंगे, 2 गुना रखेंगे। अब बाकी जाके कहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड बराबर बराबर खत्म होंगे और समान रूप से एक साथ और जल के नष्ट हो जाएंगे जब भी खत्म होंगे तो। लेकिन एक याद रखना, एसी सप्लाई पर प्रयोग करेंगे इनको। एक कंडीशन यहाँ के बाद देता हूँ, एसी सप्लाई पर, एसी सप्लाई पर प्रयोग होने वाले आर्क लैंप की यदि बात की जाए, आर्क लैंप में दोनों इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल समान रखा जाता है। लिखना, दोनों इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल समान रखा जाता है। एक कंडीशन ये आती है, दोनों इलेक्ट्रोड समान रहेंगे कब, जब हम एसी से इसको संयोजित कर देंगे तब की बात की जाए, तब। ठीक है, एक कंडीशन और ये आती है। लेकिन अब देखना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है, ये रेजिस्टेंस लगाएं, ये एक इंडक्टर लगाए, कौन सी चीज लगाएं, तो याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टर है, इंडक्टर एसी में काम करता है, रेजिस्टेंस डीसी में काम करता है, तो इसमें जो धारा बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोड गर्म होने से इनका रेजिस्टेंस घटेगा और धारा का मान बढ़ेगा, मैंने पहले लिखवाई है। तो इस धारा को कंट्रोल कौन करेगा, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख लो, कार्बन या आर्क लैंप की बात की जाए, कार्बन की आर्क होती है ना, आर्क होगी तो गर्म होगी, गर्म होने से क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक प्रतिरोध गुण के कारण, ऋणात्मक लिखना, ऋणात्मक प्रतिरोध गुण के कारण। कंडीशन क्या आएगी, गर्म होंगे, ऋणात्मक प्रतिरोध घटेगा, गुण के कारण क्या होगा, गुण के कारण 2 कंडीशन आएंगी। ऋणात्मक प्रतिरोध गुण के कारण कार्बन आर्क ऋणात्मक प्रतिरोध गुण के कारण क्या होगा, आर्क लैंप के श्रेणी क्रम में, आर्क लैंप के श्रेणी क्रम में लगाएंगे। कब लगाएंगे, डीसी के लिए रेजिस्टेंस लगाएंगे, याद रखना, डीसी के लिए रेजिस्टेंस, और एसी के लिए क्या लगाएंगे, प्रेरक, इंडक्टर लगाएंगे, इंडक्टेंस लगाएंगे, प्रेरक लगाएंगे, और दोनों को क्या बोलेंगे, इस इंडक्टर को ब्लास्ट लगाते हैं, कहते हैं आर्क लैंप के श्रेणी क्रम में ब्लास्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्लास्ट को क्या कहेंगे, देखो ब्लास्ट का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको भी ब्लास्ट है, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो भी ब्लास्ट होगा और इंडक्टर लगाएंगे तो भी ब्लास्ट होगा, इसलिए कहते हैं चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने के कारण इसके श्रेणी क्रम में ब्लास्ट लगाएंगे, जो इस धारा को कंट्रोल करेगा, जिसे क्या कहेंगे, ब्लास्ट कहेंगे। एक चीज आपके सामने कंडीशन आती है, तो ब्लास्ट के रूप पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है और एक इंडक्टर भी हो सकता है, ये इंडक्टर भी हो सकता है। ये एसी के ऊपर प्रयोग करेंगे तो इस इंडक्टर का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो ब्लास्ट इस रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे। ये था आपका आर्क लैंप। अब यहाँ पे आपको कोई समस्या हो तो मेरे को बताना, लेकिन अब देखेंगे इसमें कुछ स्पेशल बातें और होती हैं। स्पेशल बातों के बीच में देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसकी दक्षता कितनी होती है। सबसे अधिक बार पूछा जाता है कि आर्क लैंप की दक्षता क्या होती है, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, चलो वो देख लेते हैं। देखो आउटपुट की बात की जाए, इसमें आउटपुट की बात की, इतनी आउटपुट क्या देगा आपको, यहाँ से प्रकाश कितना उत्पन्न होगा वो तो आप लोगों ने देख लिया कि 85% प्रकाश धनात्मक इलेक्ट्रोड से, 15% प्रकाश 10% प्रकाश ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से, और 5% प्रकाश इस आर्क से उत्पन्न होता है। लेकिन इसके आउटपुट कितनी दी है, 0.5। देखो मैं आपको ल्यूमेन प्रति वाट भी लिखाऊंगा और वाट में लिखा, कैंडल प्रति वाट भी लिखाऊंगा, वाट प्रति कैंडल भी लिखवाऊंगा। तो 0.3 से या 0.3 वाट प्रति कैंडल होती है, एक तो ये होती है। यदि वाट से आपसे पूछा जाए कितनी वाट इसकी क्षमता होती है, प्रति कैंडल होती है, और यदि कहेंगे सर ल्यूमेन में बताओ कि ल्यूमेन प्रति वाट कितनी होती है, तो लगभग 20 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। 20 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी क्षमता होती है, जो कि एक इनकैंडेसेंट लैंप से अधिक होती है। डिप लैंप आप लोगों ने देखे थे, जो कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप देखे थे, जिसमें गैस भरा था और निर्वात था, उससे कुछ अधिक होती है, समझ गए। अब देखो आजकल क्या हो गया, आर्क लैंप में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। ये जो आर्क उत्पन्न होती है यहाँ पे, इसको एक निर्वात क्षेत्र में जाके इसमें गैस भर दी है, गैस की इसकी दक्षता बढ़ जाती है। तो जो गैस वाला आर्क लैंप होता है, यहाँ कुछ पहले क्या था, हवा थी, लेकिन गैस वाला आर्क लैंप आता है, उसकी दक्षता इससे अधिक होती है, उसकी दक्षता अधिक चलेगी, क्षमता दक्षता और इसका कार्यकारी तापमान भी बढ़ जाता है, जिससे आर्क ये इलेक्ट्रोड ये भी कम जलते हैं। आजकल का मॉडिफिकेशन हो गया है कि गैस आर्क लैंप का नाम हो गया है, गैस फिलामेंट, गैस फील्ड आर्क कार्बन आर्क लैंप होता है। ठीक है, ये तो थी बात इसमें। अब आपसे पूछा जाएगा इसका यूज कहाँ करेंगे, प्रचालन वोल्टेज कितना होता है। तो इस लैंप का प्रचालन वोल्टेज की बात की जाए, प्रचालन वोल्टेज
लगभग आपसे बताया जाए तो 60 से 40 वोल्ट से ही शुरू हो जाता है, 60 से 40 वोल्ट होता है, इस इतने वोल्टेज पे ही प्रचालन शुरू हो जाता है इसका। 60 से 40 वोल्ट से ही प्रचालन शुरू हो जाता है, क्योंकि आर्क वहीं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। एक तो बात ये आती है। अब देखो यहाँ कंडीशन कुछ और आती है, इसका यूज कहाँ करेंगे, ये इसकी प्रयोग की बात की जाए, प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रयोग होता है सिनेमा प्रोजेक्टर में। कहाँ होगा, सिनेमा प्रोजेक्टर में सर्च लाइट के लिए, सर्च लाइट के लिए प्रयोग करते हैं, लाइट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर में सर्च लाइट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक ये कंडीशन आती है। सामान्य कार्य के लिए नहीं करते इसका, क्या आप कहोगे सर सामान्य कार्य के जैसे इनकैंडिसेंट लैंप की जगह प्रयोग करें, नहीं होता है, ठीक है ना। एक तो ये आती है, इसमें कुछ आर्क उत्पन्न होती है, तो यहाँ देखो, यहाँ जहाँ आर्क लैंप उत्पन्न होता है वहाँ कार्बन नीचे गिर जाता है तो जल्दी समाप्त होने। इसको आमतौर पर प्रयोग क्यों नहीं करते कि लगातार प्रयोग करेंगे तो आर्क ये इलेक्ट्रोड हैं, कभी कभार सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए प्रयोग करते हैं इसका। यदि बार बार इसको लगातार कंटिन्यू प्रयोग करेंगे तो रोज ये आपके जो इलेक्ट्रोड हैं ये बदलने की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि लगातार जलते रहेंगे तो इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएंगे, इसलिए आमतौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो दोस्तों आपका आर्क लैंप। अब आपको कितना समझ में आया ये मेरे को कमेंट्स बताना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार था वो भी आप लोग कमेंट्स में बताना, और अपने नोट्स में ये चीज़ सारी अपडेट करते रहना, क्योंकि निकट भविष्य में जल्द ही आपकी टेक्निकल हेल्पर, राजस्थान बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आने वाली है, और भर्तियाँ यदि विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो आपको 1.5 महीने का मौका मिलने वाला है, लंबा टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। इसलिए आपने अब तक यदि तैयारी शुरू नहीं की है तो जोर शोर से तैयारी शुरू कर दो। अब तक आपने आज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि आपको पता है कि अभी निकट भविष्य में आपको यदि ये लगेगा कि सर तैयारी कहाँ से करेंगे तो फिर आप देखोगे वो चैनल कहाँ गया। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लो, क्योंकि पूरा सिलेबस मैंने नियमित पैटर्न के आधार पर इतने मस्त तरीके से करवाया कि आप 1-2 वीडियो देख लेते तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाता है, कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। न्यूमेरिकल भी करवाए जाते हैं, इससे सेल्फ क्लासेस ली जाती हैं, आपका सिलेबस भी नियमित पैटर्न के आधार पर करवाया जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।